हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 27 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। पिछले लेक्चर में भी हमने इसी पर डिस्कशन किया था, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए अब हम जो टाइप की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में सेट के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सेट के जो मेंबर हैं उनके उस रिलेशन के प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है और इस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये कहता है इसमें जनरली हमें रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 5 जो रिलेशन है इस पर विशेष रूप से कंसंट्रेट करेंगे और सबसे ज़्यादा सवाल वगैरह भी इसी से आते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए। देखिए एक सेट हम बना लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट है हमारा ए। इस सेट के मेंबर वेरिएबल हैं 1, 2 और 3। तो आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए, इसी सेट के मेंबर वेरिएबल के रिलेशन की बात करता है वो। सबसे पहला रिलेशन है देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू फॉर ऑल ए इट रिप्रेजेंट ए कॉमा ए और ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ये कहता क्या है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, जो आर होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब इसको हम इस तरह से 1, 1, 2, 2 और 3, 3, तो ये रिलेशन देखिए ए के फॉर्म में है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और ए बिलोंग्स टू आर। अगर आर से बिलोंग करता है कोई भी वेरिएबल, अब ए या एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सवाल ये है कि ये बोलता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिलेशन इटसेल्फ मेंबर का जो है वो है रिफ्लेक्सिव। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि क्या इसके अलावे भी कुछ हो सकता है। इसमें दो ही सवाल हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि क्या ये तीनों होने चाहिए। अगर हम ऐसा लिखें 1, 1, 2, 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर होगा नो। क्यों? यहां पर देखिए कहता फॉर ऑल ए, जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं सबके साथ उनका अपना रिलेशन होना चाहिए। हर एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन अगर एस्टेब्लिश होता है तभी वो होगा रिफ्लेक्सिव। ये स्पष्ट बोलता है सारे वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल की बात नहीं करता वो। मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बोले 3, 3 और एक और हो जाए यहाँ पर 3, 2 और 1, 3, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसको हम बोल सकते हैं यस। क्यों? देखिए हमको चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तीनों तो हमें मिल गया। इससे अधिक अगर कुछ है तो कोई बात नहीं है भी नहीं भी है, हमको उसे मतलब ही नहीं। हमारा कॉन्सर्न क्या है, हमारा जो व्यवस्था है उसमें हमें चाहिए था हर वेरिएबल के लिए उसका सेल्फ रिलेशन एस्टेब्लिश करना। 1, 1, 2, 2, 3, 3 मैंडेटरी है। इससे अधिक कुछ है हमें कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कम, इन तीनों में से अगर कम है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये ध्यान में रखनी है। तो ये हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा सा दूसरी बात हम देखें, नंबर 2 इरिफ्लेक्सिव। इरिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ये ठीक इसका उल्टा कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये नहीं होने चाहिए, इसकी बात ये नहीं करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई एक नहीं होना चाहिए या सारे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये हमारा रिलेशन यहाँ पर हो जाए 1, 2, यहाँ हो जाए 2, 1
और यहाँ 3 3 हो, 3 2 हो, 1 3 हो, तो क्या ये रिलेशन इरिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? कोई भी नहीं होना चाहिए, हम इसको भी नहीं लेके चल सकते हैं, इसको हम मतलब कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो रिलेशन इरिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। इरिफ्लेक्सिव बोलता है कि एक भी नहीं, रिफ्लेक्सिव बोलता है सारे, टोटल, और उससे अधिक की बात वो नहीं करता, उससे अधिक की बात तो इरिफ्लेक्सिव भी नहीं करता। तो रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव में अंतर यही है कि इसमें सारे एक वाले होंगे मेंबर और इसमें एक भी नहीं होंगे। तो ये देखना है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो सिर्फ इन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करता है, ये होंगे या नहीं होंगे रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव है तो सारे होने चाहिए, इरिफ्लेक्सिव है तो एक भी नहीं होना चाहिए। कोई लिबर्टी की बात नहीं है, थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव नहीं है ये इरिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल 3 में से एक भी नहीं होने चाहिए। बाकी वैल्यू कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे ऑब्जर्वेशन का शेड्यूल नहीं है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। लेकिन हाँ, इन तीनों पर विशेष नज़र रखना है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो सारे होने चाहिए और इरिफ्लेक्सिव है तो एक भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप कभी ऐसा नहीं समझना है कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करता। इसको विशेष रूप से आपको सतर्क रहना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है सिमेट्रिक पेयर। सिमेट्रिक पेयर क्या कहता है कि हमारा सेट वही है, अगर इस सेट की हम बात करें तो सिमेट्रिक पेयर कहता है इफ x related to y implies y related to x for all x belongs to A and for all y belongs to A। चूंकि एक ही सेट लिया है, अगर 2 सेट होता तो A और B हम लेते। तो जरा सा इसको देखिए, ये क्या कहता है कि ये रिलेशन अगर 1 1 2 2 और 3 3 की बात ले, इसके अलावे अगर हमारा कहना है कि यहाँ अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। हमारे रिलेशन का मेन मकसद ये है। हम क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक पेयर खोजेंगे। सिमेट्रिक पेयर बोलता है कि अगर कहीं भी रिलेशन में A, B है तो इसके जवाब में हमको B, A भी चाहिए। ये दोनों पेयर होने चाहिए, यही बात ये बोलता है। x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x फॉर ऑल, सबके लिए। मतलब 1 2 है तो 2 1 हमें चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि यहाँ पर 3 1 ले लिए और इसको क्लोज कर दिया। अब ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि 3 1 के लिए 1 3 हमारे पास नहीं है। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि 1 1 अगर रिलेशन है तो इसका सिमेट्री पेयर भी क्या होगा, इसका उल्टा चाहिए तो यह भी 1 1 ही होगा। मतलब ये जो डायगोनल पेयर है ये अपने सिमेट्री खुद ही होंगे, तो इसमें हमको चिंता नहीं करना है, ये रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये अपने सिमेट्री खुद ही होते हैं। लेकिन इनकी बात अगर हम करें तो 1 2 में 2 1 चाहिए, 3 1 है तो 1 3 चाहिए। हम इसी को सर्च करते हैं, अगर ये है तो है, अगर ये है ही नहीं। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उन सारे वैल्यू की बात नहीं करता वो कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में मौजूद है, सिर्फ हमारे सेट के मेंबर में अगर 1 2 फॉर्मेशन है तो 2 1 चाहिए, ए बी का फॉर्मेशन है तो बी ए भी होना चाहिए। यही है सिमेट्रिक पेयर। तो सिमेट्रिक पेयर में इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे, अगर है तो होगा। P इंप्लाइज Q वाली बात है कि अगर P देन Q। तो अगर X रिलेटेड टू Y है तो देन Y रिलेटेड टू X होना ही चाहिए, ये मस्ट है। तो इस स्थिति, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक पेयर। तो ये बात आप समझ में आ गई। हाँ, सिमेट्रिक पेयर में ये जो
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो मौजूद रह सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने सिमेट्रिक खुद ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x इंप्लाइज x इक्वल टू y। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि ये एंटी सिमेट्रिक का सीधा मानना है कि x और y है, तो हमें ये नहीं चाहिए, एंटी सिमेट्रिक में ये नहीं चाहिए। सिमेट्रिक का एक कॉम्प्लीमेंट होगा और ये बोलेगा कि अगर सिमेट्री पेयर यहाँ है था तो सिमेट्री पेयर में हमको एंटी सिमेट्री में सिमेट्री पेयर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है 1 3 अगर हो, यहाँ पर 3 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके सिमेट्री पेयर मौजूद नहीं रहने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा लिबरल ये भी है, ये क्या कहता है कि ठीक है यदि ऐसा है इसमें एंटी सिमेट्री के केस में तो दोनों बराबर हो तो चल सकता है, मतलब ये पेयर यहां भी अलाउ करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्री भी अलाउ करता है, एंटी सिमेट्री भी अलाउ करता है। तो ये देखिए ये जो पेयर है 1 1 2 2 3 3, अब इसको ऐसे आप देख सकते हैं, जरा सा इसको हम समझ लें। अगर इस रिलेशन की हम बात करें 1 1 2 2 3 3, तो इस रिलेशन को जरा गौर से आप देखें, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है। ये सिमेट्री पेयर है, सिमेट्री पेयर है और एंटी सिमेट्री भी है। तो कई बार हमें आप या बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम जो ही देखेंगे हम बोलेंगे ये तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। तो इस बात को जरा सा सतर्क रहना, समझने की जरूरत है कि अब सिमेट्री और एंटी सिमेट्री में सिर्फ ये अंतर है कि सिमेट्रिक पेयर बोलता है कि अगर 1 2 है तो हमें क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, और एंटी सिमेट्री बोलता है कि 1 2 है तो हमें 2 1 नहीं चाहिए। सिर्फ इतना शर्त है। रिफ्लेक्सिव पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में ऐसा आप नहीं समझेंगे कि जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर हम डायगोनल पेयर को अलाउ दोनों ही केस में कर रहे हैं। इसलिए डायगोनल पेयर में विशेष सतर्क रहना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो इसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद ट्रांजिटिव पेयर। ट्रांजिटिव पेयर क्या कहता है? ट्रांजिटिव पेयर का डिफिनीशन बहुत आसान है कि इफ x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x रिलेटेड टू z। मतलब सीधा है कि अगर हमारे पेयर में 1 2 हो, हमारे पेयर में 2 1 हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पेयर में 1 1 भी होना चाहिए। ये है x, ये है y, x रिलेटेड टू y, यहाँ पर y रिलेटेड टू z, तो यहाँ पर बोलता है कि x रिलेटेड टू जो, अगर ये दोनों है तो ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी है और ये होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि इफ x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x रिलेटेड टू z फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू a। किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ देखें 1 1 है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिप्लिका भी यही होता है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर 1 3 की और 3 1 की, तो हमें 1 1 देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें 3 1 का और फिर 1 3 का, तो इसका मतलब है कि हमें 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 भी चाहिए। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास x y है
वाई जेड है तो हमें क्या चाहिए, एक्स जेड चाहिए। यही है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को भी आपने समझा। अब रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको स्पष्ट रूप से जब आप समझ लेंगे तो आपको किसी भी सेट को देख करके आपको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करने में सुविधा होगी। कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन भी आगे करेंगे हम, लेकिन आप इसका डिफिनीशन अपने से बनाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर इतना आपको याद है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में देखिए कुछ करना ही नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों ही फीचर किसी भी सेट में हो, रिलेशन में हो, तो तीनों फीचर क्या होंगे भाई, ये अगर तीनों फीचर की हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, वही 1 1 2 2 और 3 3। इसके बाद बोलता है सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब मान लेते हैं हमारा 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अब इसी को हम देखें तो हम आसानी से कह सकते हैं, इन तीनों के विषय में तो कहना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक सब है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। 3 1 है, 1 3 है, इसका मतलब 3 3 भी होना चाहिए। 3 3 मौजूद है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के सेट या रिलेशन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बताना होगा कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन मस्ट होल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपने समझा। तो इस जो टाइप ऑफ रिलेशन है, रिलेशन में इतना ही है। इस पर अब बेस्ट कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपको करने होंगे, उस पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सारे मेंबर के लिए ए का फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब अपने आप से वो रिलेट जरूर करें। अगर 3 मेंबर हैं तो 1 1 2 2 3 3, 4 हैं तो 4 4 भी होना चाहिए, सबके लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। ई रिफ्लेक्सिव बोलता है कि किसी के लिए नहीं चाहिए हमको रिलेशन में, अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पर डायगोनल पेयर से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि यदि रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, मस्ट मैंडेटरी है। यहाँ क्या कहता है कि ए बी है तो बी ए तो हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन यदि दोनों इक्वल हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव पेयर जो डायगोनल पेयर है उसको हम अलाउ करते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांजिटिव पेयर बोलता है कि ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए फॉर ऑल, सारे वैल्यू के लिए, जो भी वैल्यू हमारे रिलेशन में है। और रिलेशन में तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रिलेशन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसी के पार्ट होंगे, उसे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन को समझेंगे, जानने की कोशिश किए। हम आशा रखते हैं आपको समझ में आई होगी, और थोड़ा सा और अगर बुक पढ़ेंगे तो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल समझने में जो समस्या हो, एक बार अगर समझ गए तो इससे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।